Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the go series। तो दोस्तों JIB on the go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों की इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ इस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन पर्टिकुलर MCQs को भी इन्हीं सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आप लोग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेजी एक्ट के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेजी एक्ट के बारे में। अब देखिए सरफेजी एक्ट से हम लोगों ने जो लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों को मिले हैं। जैसे नवंबर 2024 के अंदर हम लोगों को जो था वो ई ऑक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब देखिए जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए जरूर मिले हैं अभी। तो आप लोग इस सीरीज के अंदर कंसिस्टेंटली बने रहिए और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन के अंदर लेकर के जा सकते हैं अगर आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंटली जो है वो फॉलो करते हैं भी। अब आज की डिस्कशन के ऊपर आते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं सरफेजी एक्ट के बारे में। अब देखिए सरफेजी एक्ट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो देखिए 2002 के अंदर हम लोगों को ये सरफेजी एक्ट इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब नरसिम्हन कमेटी 2 एंड अध्युराजन कमेटी, इन दो कमेटीज़ ने जो था वो हाईलाइट की कि भाई हम लोगों को जो है वो ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की जिसके थ्रू बढ़ते हुए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको टैकल किया जा सके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने बात की हुई है कि हमारे ऐसे एसेट्स, ऐसे लोन ऑन अकाउंट्स जिनके थ्रू हम लोगों को इनकम आना बंद हो जाती है उनको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो बढ़ता नंबर था इसको टैकल करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। ये बोला गया किसके द्वारा? नरसिम्हन कमेटी 2 और अध्युराजन कमेटी के द्वारा। और इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सरफेजी एक्ट को लाया गया। अब ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली सरफेजी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि भाई सबसे पहले तो हम लोगों को जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको रियलाइज करवाना है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जो बैड लोन्स पड़े हुए हैं उनको रियलाइज करवाना है। दूसरा, रिकवरी प्रोसेस को इंप्रूव करना है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी की जा रही है उस प्रोसेस को एफिशिएंट करना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है गाइज। सो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सरफेजी एक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविजंस के बारे में कि क्या कुछ प्रोविजंस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब बैंक के पास हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ना कि बैंक के द्वारा जो है अलग अलग तरह के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जब वो लोन्स जो है वो उनके थ्रू बैंक को पेमेंट रिसीव नहीं होती है, इनकम रिसीव नहीं होती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं। अब देखिए सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है कि भाई ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या फिर जो बैड लोन्स हैं, ठीक है, उनको जो है ट्रांसफर किया जाता है टू ARC। ARC क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये जो प्रोविजन है इसके अकॉर्डिंग जो भी बैड लोन्स हैं एक बैंक के उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोविजन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। अब जो बैड एसेट्स इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज किए उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसी के द्वारा। किसके द्वारा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा भी। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है कि उनकी जो रीपैकेजिंग वगैरह की जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड प्रोविजन क्या बोल रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ अ लोन एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब कि भाई जिस भी पर्टिकुलर लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उस लोन के अगेंस्ट अगर हम लोगों को कोलेट्रल देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दी गई है, तो उस सिक्योरिटी को हम लोग जो है वो इंश्योर करेंगे वहाँ पे, उस कोलेट्रल को वहाँ पे इंश्योर करेंगे। आफ्टर दैट power to enforce such security for the realization of money due to bank and financial institution in the event of default without the intervention of court। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि भाई जो भी हमारा सिक्योर्ड एसेट है उस सिक्योर्ड एसेट का यूज़ किया जा सकता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसने लेंड किया हुआ है अमाउंट बोरोवर को अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए गाइस। ठीक है, तो रियलाइज करने के लिए उस एसेट का, सिक्योर्ड एसेट का या तो पोजीशन जो लिया जा सकता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर उसको सेल भी किया जा सकता है और वो भी बिल्कुल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोविजन क्या बोल रहा है?
फॉर देर इज अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग ट्रांजेक्शन, जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इन ट्रांजेक्शंस को रजिस्टर करने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन भी देखने के लिए मिलता है हमको अंडर दिस सरफेजी एक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स रहते हैं विच कैन बी एक्चुअली सिक्योरिटाइज्ड एज पर दिस सरफेजी एक्ट गाइस। तो देखिए, क्लेम टू डेट और रिसीवेबल्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो ऐसे लोन जिनके अगेंस्ट चाहे हम लोगों को कोलेट्रल देखने के लिए मिल रहा है चाहे नहीं देखने के लिए मिल रहा है, दोज कैन बी सिक्योरिटाइज्ड एज पर दिस सरफेजी एक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी हम लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल रही है। मॉर्टगेज क्या होता है, जैसे हमारा हाउस लोन है, उस लोन को लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया होता है कि जिस घर के लिए लोन लिया उसी घर को एज ए सिक्योरिटी ऑफर कर दिया, तो उस पर्टिकुलर डेट जो कि सिक्योर किया गया है बाय द मॉर्टगेज, उस मॉर्टगेज को भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट एज पर द सरफेजी एक्ट। आफ्टर दैट मॉर्टगेज चार्ज और हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे व्हीकल हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, तो इनको भी हम लोग जो क्या कंसिडर करेंगे, एज अ फाइनेंशियल एसेट कंसिडर करेंगे, एंड दीज कैन बी सिक्योरिटाइज्ड एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टेड एज पर दिस सरफेजी एक्ट। अलॉन्ग विद दिस राइट एंड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी फॉर अ डेट, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जिनको जो है वो सिक्योरिटाइज किया जा सकता है एज पर दिस सरफेजी एक्ट। अब व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सरफेजी एक्ट, मतलब अगर सरफेजी एक्ट को जो है वो अप्लाई करना है तो क्या कुछ कंडीशंस हम लोगों को सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए, एनपीए लोन्स मस्ट बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, मतलब ऐसे लोन विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है दो शुड बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, मतलब वहाँ पे कोलेट्रल होना चाहिए, तभी जो सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जा सकेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट दैट शुड एक्सीड 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एज वेल एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस जो ड्यूज हैं दो शुड बी 20% और मोर ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसके एटलीस्ट 20% जो है वो ड्यूज होने चाहिए रिकवर करने के लिए। ठीक है, तभी जो है सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जाएगा। आफ्टर दैट जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस एग्रीकल्चरल लैंड को जो है सिक्योरिटाइज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, दिस इज एक्सेप्शन हेयर, एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सिक्योरिटाइज्ड अंडर दिस सरफेजी एक्ट। अलॉन्ग विद दिस जो एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे उनकी एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का जो है वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी जिन भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया गया वो जो 6 महीने से पहले जो एक्सपायर हो जाए, तो एटलीस्ट 6 मंथ का वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, तभी जो है वो इस सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट अगर हम लोगों को कंसोर्टियम लेंडिंग होती हुई देखने के लिए मिल रही है, मतलब मल्टीपल लेंडर्स के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया गया है बोरोवर को, तो लेंडर्स विद एटलीस्ट 60% ऑफ द ड्यूज मस्ट एग्री, वो जो है एग्री करने चाहिए, मतलब जिन भी लेंडर्स ने एटलीस्ट 60% ड्यूज हैं जिनके, ठीक है, जिनको ड्यूज रिसीव होने हैं बोरोवर से, दोज एटलीस्ट 60% शुड बी रेडी टू एनफोर्स दिस सरफेजी एक्ट 2002 एक्शन गाइज। सो ये हम लोगों ने कंडीशंस की बात कर ली कि भाई कब जो है वो सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, एक बार जब किसी अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई कर दिया गया तो जो सरफेजी एक्ट है वो एम्पावर करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि भाई वो एक डिमांड नोटिस इशू करे अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 टू द डिफॉल्टर, ठीक है, डिफॉल्टिंग बोरोवर, मॉर्टगेजर और गारंटर, तो वन एज द सेम थिंग, रिक्वेस्टिंग देम टू डिस्चार्ज द ड्यूज फुल विद इन 60 डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट, मतलब जिस दिन भी नोटिस रिसीट होता है डिफॉल्टर को, मॉर्टगेजर को या फिर गारंटर को, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है उनको क्या करना है, डिस्चार्ज करने हैं फुल ड्यूज का। ठीक है, सो ये हम लोगों को एक प्रोविजन देखने के लिए मिलता है। अब जब भी एक बोरोवर को जो है ये नोटिस रिसीव होता है और वो ऑब्जेक्शन रेज करता है अपॉन रिसीविंग दिस नोटिस, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको 15 दिन के अंदर अंदर जो फैक्चुअल पोजीशन और मेरिट्स बतानी पड़ेंगी कि भाई क्यों ये नोटिस जो है इस पर्टिकुलर बोरोवर को या फिर डिफॉल्टर को भेजा गया है। आफ्टर दैट अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो डिफॉल्टर है ही फेल्स टू कंप्लाई विद द डिमांड नोटिस, तो इट अलाउज द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू टेक रिकवरी मेजर। अगर किसी भी तरह का कंप्लायंस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड नोटिस, तो वहाँ पे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है फिर उसके द्वारा रिकवरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर वो क्या क्या कर सकता है, सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन ले सकता है, मैनेजमेंट को टेक ओवर किया जा सकता है, किसी दूसरे पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, और इसके अलावा सरफेजी एक्ट फैसिलिटेट करता है टू एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। आफ्टर दैट जब एक डिमांड नोटिस रिसीव हो गया तो जो बोरोवर, मॉर्टगेजर या फिर गारंटर है
वो किसी भी अपने सिक्योर्ड एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है विदाउट बैंक प्रायर रिटर्न कंसेंट। और अगर वो ऐसा करता है तो उस केस में फाइन लगाया जाएगा एज पर सेक्शन 29 ऑफ दिस एक्ट, या फिर उसको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट मस्ट बी डन बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब अगर हम लोगों को लग रहा है कि भी पोजेशन लेना पड़ रहा है बैंक को, तो वहां पे एक ऑथराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस, ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा जो है पोजेशन लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। अब अगर एक मूवेबल एसेट है तो वहां पे इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब एक इन्वेंट्री जो प्रिपेयर की जाएगी और उस इन्वेंट्री के डिस्पोजल के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोगों को लग रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे इट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग अ पोजेशन नोटिस टू द मॉर्टगेजर, तो पोजेशन का नोटिस वहां पे भेजा जाएगा इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो बोरोअर है वो अप्लाई कर सकता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर अंदर वो जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है इस पोजेशन नोटिस के मिलने के बाद। अब जो डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसको डिस्पोज ऑफ करनी होगी इस बोरोअर की एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, ठीक है। इसके अलावा अगर बोरोअर को लगता है कि यार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन ही कैन अपील इन एपिलिएट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द डीआरटी ऑर्डर। बट इसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 50% जो डेट है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई रॉन्ग, गलत तरीके से जो पोजीशन है वो लिया गया है। आफ्टर द पोजीशन जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है वो ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द अप्रूव्ड वैल्यूअर। अप्रूव्ड वैल्यूअर्स रहते हैं जिनको अप्रूव्ड किया जाता है कि भाई हाँ दीज आर सर्टिफाइड टू मेक द वैल्यूएशन, उनके द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट को ऑब्टेन किया जाएगा। इसके बाद एक फिक्स्ड रिजर्व प्राइस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इन कंसल्टेशन विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, और 30 डेज का जो सेल नोटिस है वो दिया जाएगा। अब जो मॉर्टगेजर है, जो डिफॉल्टर है, वो या तो अपने ड्यूज पे कर दे और प्रॉपर्टी को रिडीम कर ले बिफोर द नोटिस फॉर द पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन के होने से पहले पहले एक मॉर्टगेजर या फिर जो डिफॉल्टर है वो अपने सारे ड्यूज पे करके अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है, ठीक है। अब जो ई ऑक्शन है उसका कंसेप्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ई ऑक्शन जो कंपल्सरी है फॉर पब्लिक सेल्स थ्रू सरफेजी एक्ट अनलेस जब बुक आउटस्टैंडिंग और द फोर्स्ड सेल वैल्यू इज लेस देन 5 लाख। तो अगर हम लोगों को जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर जो फोर्स्ड सेल वैल्यू है एसेट की वो 5 लाख से कम देखने के लिए मिल रही है, तब जो है वो ई ऑक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज ई ऑक्शन इज मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी गाइस। तो ये हम लोगों ने सरफेजी एक्ट के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया। After that, now there is a question in front of you. A bank want to issue a demand notice to the borrower who has defaulted on his loan. Which of the following statement in this context are correct? The bank can issue such a notice under section 13 of the Sarfazi Act. The borrower will have 30 days to settle his dues from the receipt of notice. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 only. अब यहाँ पे 30 days नहीं होगा भी, and this statement is the correct one, ठीक है। So that is why option A will be the right one here. Next is with reference to the Sarfazi Act 2002, consider the following statements. Claim to debt or receivables, whether secured or unsecured, is treated as a financial asset under the Act. Debt secured by mortgage or charge on immovable property is covered under financial assets. For application of the act, the outstanding amount including interest should exceed 1 lakh. Sarfazi Act can be applied even if the secured asset is an agricultural land. In case of consortium lending, lender representing at least 60% of the dues must agree for the action under the act. So you need to select the most appropriate answer again here. Your options are 1, 2 and 3 are correct, 1, 2, 3 and 5 are correct, 2, 3 and 4 are correct, या फिर 1, 4 and 5 are correct. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 2, 3 and 5 are correct. अब फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो सिक्योरिटाइज नहीं किया जा सकता, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिक्योर्ड एसेट गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन। सो गाइज ये हम लोगों ने जो था वो सरफेजी एक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे JIB का एक कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। आप लोगों को रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर JIB प्रिपरेशन, ठीक है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, देन स्क्रॉल इट डाउन, IND IFS, PPB, AFM और RBWM
चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो हो टारगेट करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे। आप लोग रिवीजन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट नोट्स, और कंटेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके जो हो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये पसंद आ रहे हैं, इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।